तो आज एक्सपायरी स्पेशल और हमने आपके लिए खास से सीरीज़ का पूरा प्लान कर लिया है और अगली सीरीज़ की भी तैयारी आपको इसी कार्यक्रम में हम करवाने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि आज हम आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डाटा डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी रखें और अगली सीरीज़ के अंदर क्या करना है वो सब जानकारी भी आपके सामने रखें। एक एक करके पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे। हमने पोल किया है, F&O का डाटा वगैरह सब निकाल रखा है, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है अजीत मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़े हैं रेलिगेज सिक्योरिटी से। तो उनसे भी आज हम बातचीत करके समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं पोल पे। इस समय का पोल क्या कहता है, एक्सपायरी पोल क्या कह रहा है। एक्सपायरी का पोल ये कहता है कि बाजार के अंदर जो रेंज है, निफ्टी के हमने 3 चरणों में बांधा है उसको और बैंक निफ्टी को हमने 4 चरण में रखा है। जो 3 चरण है पहले निफ्टी के वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे और अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे साफ दिखेगा कि जो निफ्टी का अपना पोल है उसके अंदर 17,800 950 की जो रेंज है वो करीब करीब कह रही है 45% के आसपास है। 50% इससे जस्ट नीचे है। अगर आप पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन का मीडियन निकालेंगे तो 17,800 है। तो करीब करीब आप वहीं चल रहे हैं। आप इसके प्लस माइनस 100 पॉइंट ऊपर नीचे एक्सपायर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मार्केट के अंदर कुछ नहीं होगा। 950 भी नहीं आ रहा और शायद 600 भी नहीं आएगा, 650 भी नहीं आएगा। तो आप मीन निकाल लीजिए 17,800 का जो अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और यहीं पे ही 95% ब्रोकर्स आके रुक रहे हैं। 5% की कोई कीमत नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। आते हैं बैंक निफ्टी पर। अगर आप बैंक निफ्टी का पोल अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे एक बार तो हम वो अभी आपको जरा क्लियर कर देते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमने 4 चरण बांधे। उसकी वजह थी क्योंकि थोड़ा चला हुआ ज़्यादा, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहा, इसलिए हमको ये करना पड़ा। पहला सबसे नीचे वाला देखिएगा 42,500 जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको आपको छोड़ना होगा। ये 5% है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाला है 15%, 43,000 के ऊपर जाएगा, इसको भी आप छोड़ दीजिए। 20% हिस्से को अगर आप निकाल दें 15 और नीचे वाला 5, तो आप जो हिस्सा है मेन वो बीच में फंस जाएगा 2 बड़ी रेंज के अंदर। फर्स्ट 42,800 से 43,000 के बीच में, दूसरा 42,600 से 42,800 के बीच में। आप इन दोनों का भी मीन निकालिए तो 42,800 एक लाइन निकलती है जहां पर आके बैंक निफ्टी भी एक्सपायर हो सकता है। यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही 17,800 42,800 के आसपास प्लस माइनस 100 पॉइंट ऊपर नीचे आप सीरीज को कहीं ना कहीं एक्सपायर होता हुआ देख सकेंगे। इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। हमने रोल ओवर वगैरह के नंबर्स भी डाटा भी निकाले हुए हैं, जरा अगर आप वो भी दिखा सके तो हम रोल ओवर वगैरह भी दिखा देते हैं। हमने मंथ का डाटा भी निकाला है कि टिपिकली इस साल के अंदर एक्सपायरी वगैरह कैसी चली है, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ये कैसे ट्रेड हुई है। सारा डाटा अगर आप दिखाते जाएं, मैं फटाफट से लेना चाहता हूं क्योंकि उसके बाद हमने आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स का पोल करके आपके लिए अगली सीरीज के लिए भी सौदे निकलवा रखे हैं। तो वो सब कुछ हम आपके सामने रखते हुए चलेंगे, एक एक करके ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले जरा दिखाइए जरा जनवरी वाला कि इस महीने में जनवरी फेब मंथ और मार्च में क्या क्या हुआ मार्केट के अंदर, और अप्रैल में सीधा 5% आ गया आपके पास। तो इसका मतलब ये कि 3 महीने के बाद एक बेहतरीन सीरीज़ है। एक्चुअली में देखा जाए तो नवंबर के बाद की बेहतरीन सीरीज़ है और आप ये करीब 6 महीने के बाद की एक वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज़ देख पा रहे हैं जो कि आपको 5% के तौर पर मिल रही है। आते हैं फिर टिपिकली मई की सीरीज़ कैसे चलती है। ठीक है, हमको ये तो पता लग गया अप्रैल के अंदर 5% है। मई होता कैसे है, हमने पिछले 3 साल का डाटा निकाला मई का। 2020 के अंदर 2.5% टूटा हुआ है, 2021 के अंदर 6.5% प्लस है, 22 के अंदर 3% का माइनस है। इसका मतलब ये है कि मई की सीरीज वॉलेटाइल रहती है और इस बार भी वॉलेटिलिटी होने की पूरी चांसेस है। या तो ब्रेकआउट होगा इस रेंज का या तो ब्रेकडाउन वापस से हो सकता है। इसलिए आप तैयार रहिएगा, कम से कम 2% का स्विंग आपको मई के अंदर मिल सकता है। ये डाटा भी हमको यहाँ से पता लग रहा है। फिर हमने ये निकाला कि अगली 5% की जब सीरीज थी तो कौन कौन से महीने की गई। हमने पिछले 2 साल खंगाले तो आपको वो भी जरा डाटा दिखाते हैं। जैसे जुलाई 2022 के अंदर हुआ था जब 8.5% चला, अक्टूबर 22 के अंदर 5.5% चला। फिर हम 21 के अंदर गए तो फरवरी मई अगस्त का मंथ अगर आप देखेंगे ये वो सारे हैं जब ये 5% का इंडेक्स का स्विंग हमको मिले हैं। ये 5% 8% का बाजार यहाँ पे आपको घूमता हुआ दिखता है। फिर हमने रोल ओवर के नंबर भी निकाले। अगर आप पॉजिटिव रोल ओवर नेगेटिव रोल ओवर इस समय देख रहे हैं सेक्टर्स का तो वो भी आपके स्क्रीन पे ले आते हैं। बैंक, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, ये सब में पॉजिटिव रोल ओवर हो रहा है। कुल मिला के निफ्टी पे अब तक 60% का रोल ओवर है, बैंक निफ्टी पे 48% का रोल ओवर है। ये वो सारे पॉजिटिव रोल ओवर वाले हैं। नेगेटिव में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा फार्मा, आईटी, मेटल्स। इसका जो रोल ओवर है थोड़ा नेगेटिव और कमज़ोर रोल ओवर है। ये सेक्टर के हिसाब से भी हमने आपके लिए चर्न कर रखा है।
और अब बात करेंगे आज के मेहमान से, उनका एक व्यू पॉइंट लेते हैं कि उनका इंडेक्स पे कॉल क्या है। फिर हम सभी मेहमानों की कॉल्स भी आपके सामने रख देंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि अगली सीरीज में कौन से शेयर चल सकते हैं। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले आप अपना जरा इंडेक्स पे व्यू पॉइंट बता दीजिए, फिर हम आपसे शेयर्स पता करेंगे। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की हुई है कि मार्केट में एक करेक्टिव फेज के बाद जो एक रिकवरी थी 3 हफ्तों की, उसका एक डिप और दोबारा से अब हम रिकवरी देख रहे हैं मार्केट में रिज्यूम होते हुए। तो जहां से कि लास्ट एक डिप देखने को मिला था 17,850, ये लेवल ब्रेक होते ही डिम्पी मेरे हिसाब से 18,100 के लेवल्स पे आप देखेंगे इंडेक्स को जाते हुए। तो पोजिशनली अगर आपको रहना है तो आपको पॉजिटिव साइड पे रहना है। नो डाउट अभी ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, सेलेक्ट ऑटो, इनकी तरफ से है। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इन नेक्स्ट सीरीज। तो ये जो टोन हम देख रहे हैं, शायद बैंकिंग थोड़ा पॉज ले, दूसरे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करें और मार्केट 18x तक जाए। तो एज अ ट्रेडर तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग साइड पे बने रहना चाहिए। अगर आप कहेंगे कोई कि यहाँ पे क्या इनिशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ 17,904 में वाली जो कॉल है वो करीब 84-85 के अराउंड ट्रेड कर रही है। वहां पे आप एक 45 के स्टॉप के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, करीब 170-180 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपने इंडेक्स का हमको एक व्यू पॉइंट दे दिया। अब हम स्टॉक्स की तरफ भी आएंगे। मोटा मोटी अभी तक ये आइडिया लग रहा है कि इंडेक्स तो एक रेंज में ही रहेगा, लेकिन हम स्टॉक्स पे आगे बढ़ें उससे पहले एक अहम खबर आ रही है, इसलिए खबर को रोका जा नहीं सकता। प्रकाश प्रियदर्शी बड़ी मेहनत करके एक खबर हमारे लिए लेके आए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, वो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर खबर है, उसके ऊपर जीएसटी को लेकर खबर है। असल में दो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पहला, ये ऑनलाइन गेम के चांस का काम है या फिर स्किल चाहिए इसके लिए, इसलिए हमको प्रकाश ये बता रहे हैं कि सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में। प्रकाश जरा बताइएगा, ये गेमिंग चांस है या गेमिंग स्किल है? देखिए, आपको जैसा कि पता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीएसटी दरों का क्या स्ट्रक्चर हो, उसको लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था। कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी जीएसटी काउंसिल को सौंप दी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कमेटी ने जो अपनी सिफारिश सौंपी वो डाइवर्स व्यू के साथ सौंपी। उस रिपोर्ट पर जो मेंबर थे जीओएम के अंदर, आपसी सहमति नहीं बन पाई। अब हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट जीएसटी रेट्स हो सकते हैं। ये जो विकल्प है उस पर विचार किया जा रहा है। मसलन ये कि जो गेम ऑफ स्किल है उस पर जीएसटी की दरें अलग हो और जो गेम ऑफ चांस है उस पर जीएसटी की दरें अलग हो। इस प्रस्ताव पर हमें विचार किया जा रहा है, कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है और सूत्र बता रहे हैं कि इसे एक नए प्रस्ताव के साथ जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जीओएम ने जो रिपोर्ट सौंपी थी जीएसटी काउंसिल के सामने, उसमें कुछ जो उसके मेंबर्स थे उसका व्यू था कि किसी भी तरह का गेम हो, ऑनलाइन गेमिंग है तो उस पर यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स होनी चाहिए 28%। लेकिन कुछ सदस्यों का यह मानना था कि ऑनलाइन गेमिंग जो गेम ऑफ चांस है और जो गेम ऑफ स्किल है उसके हिसाब से जीएसटी की दरें अलग अलग होनी चाहिए। इसके अलावा एक और मसला था कि आखिर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे हो, एंट्री बेटिंग वैल्यू के हिसाब से हो या फाइनल आउटकम के हिसाब से हो। इस पर भी डाइवर्स व्यू थे, इस पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक मत जो मेंबर्स थे वो नहीं हो पाए थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सौंपी गई जीओएम की उस पर चर्चा चल रही है। उसके फाइंडिंग के आधार पर ये विचार किया जा रहा है कि क्यों ना गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के आधार पर अलग अलग जीएसटी रेट्स जो हैं वो लिए जाए। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है क्योंकि जीएसटी काउंसिल को अंतिम फैसला करना है। इस पर अभी विचार चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की होने वाली अगली बैठक में इसे प्रस्ताव के रूप में शामिल किया जाएगा। जी ओके, ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। जीएसटी काउंसिल को लेकर सीधा नज़ारा टेक पे आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पे आएगा, इसलिए हमने नीचे लगा भी रखा है। अभी तो फिलहाल कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते प्रकाश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब हम सीधा स्टॉक्स पे बढ़ेंगे। इंडेक्स को लेकर कुछ ज़्यादा समझ में अभी आ नहीं रहा। आप इस सीरीज़ का पोल हमने आपके सामने रख दिया, अगली सीरीज़ कल की कल देखेंगे फिर क्या हो रहा है। आज तो आप यही मान के चलिए ऐसे ही चल रहा है। ये आपके सामने हमने एक ऑप्शंस का सौदा जो अजीत सर आपको दे रहे हैं वो हमने कन्वर्ट कर दिया। आप 4 मई यानी कि जो अगला हफ्ता है जिस पे हम सीरीज़ को ख़त्म करेंगे वही वीकली बेसिस पर, उसमें अगर कोई सौदा कैरी फॉरवर्ड करना चाहे तो ले सकता है। कॉल है 17,900 की
180 का टारगेट है, 45 रुपए का स्टॉप लॉस है, पैसे लगेंगे 84 रुपए, 50 का लॉट है। तो कुल मिला के हिसाब से आपका खर्चा आएगा करीब 4200-4300 रुपए के आसपास, और आपको आधे पैसे जाने के चांसेस हैं और डबल पैसे होके आने के चांसेस हैं। ये हम आपके सामने एक ट्रेड रख दिया। अगर आप कोई कॉल लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं फ्यूचर काटूंगा मैं लेकिन बुलिश हूं मार्केट पे, तो इस कॉल के जरिए आ सकता है। खाली नेकेड लेनी है कॉल तो एक कॉल भी आप प्लस कर सकते हैं। तो कुल मिला के सारा डाटा हमने आपके सामने इंडाइसिस का तो रख दिया। स्टॉक्स की तरफ आएंगे। अजीत सर अब अपने शेयर्स बताइए, फिर मैं 3 मेहमानों के और भी जो शेयर्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। आप पहले अपने जरा शेयर्स बता दीजिए नेक्स्ट सीरीज के। ठीक है अजीत सर, पहले आप अपने जरा शेयर्स बताइए, फिर मैं ताज़ा खरीदारी वगैरह वाले सेगमेंट पे आऊंगा। पहले अपने जरा शेयर्स बताइए, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? तो वही डिम्पी, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, ये मोमेंटम हमको कैरी फॉरवर्ड होते हुए लगता है। तो इसमें फेडरल बैंक पे आपकी नजर होनी चाहिए नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी। यहाँ पे मुझे लगता है कि 145-150 तक के जोन भी पॉसिबल है, तो यहाँ 129 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा मेरे हिसाब से नजर होनी चाहिए आपकी रियलिटी स्पेस पे, उसमें भी डीएलएफ। तो देखिए रियलिटी एज ए इंडेक्स मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल के लिए तैयार है, और यहाँ पे डीएलएफ लीड कर रहा है क्योंकि इस पैक में, तो यहीं पे आपका फोकस होना चाहिए। तो करीब 444 तक के टारगेट्स मुझे नजर आते हैं नियर टर्म में, इसमें 406 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, मैंने दोनों शेयर आपके नोट कर लिए। मैं वापस से जरा दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन इस बीच एचयूएल के नंबर आ गए हैं। आप इसको फुल स्क्रीन ले आइए। 22 रुपए का डिविडेंड है, ये तो हो गया तय, ये तो फिक्स है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। कोई अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं होता। ये 22 रुपए का तो आपका डिविडेंड होगा जो कि इन्वेस्टर्स को मिलेगा। अब हम कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं कि इसके रेवेन्यू कितने, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। देखिए इसका 2552 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया प्रॉफिट का। मार्केट इतना ही सेंस कर रहा था कि 2500 प्लस करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इन लाइन लगती है, कोई खराब नहीं लग रही। इतना ही उम्मीद मार्केट करके बैठा था कि करीब 2550 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर इसमें आपको आता हुआ दिखेगा। एक दो पॉइंट जो और चीज़ें आ रही है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसका रेवेन्यू और इसका मार्जिन, टिपिकली एचयूएल के अंदर मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम इस पे अभी चर्चा करेंगे। सनी अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा जो नंबर्स आए मैं वो बता देता हूं आपको। एक और बात, 14,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने इस बार का प्रॉफिट रेवेन्यू भी दर्ज किया है, जो कि लग रहा है कि स्लाइटली थोड़ा कम है। प्रॉफिट इनलाइन दिख रहे हैं, रेवेन्यू स्लाइटली थोड़ा सा कम आ रहा है। 22 रुपए का डिविडेंड है, जो रेवेन्यू आया है यानी कि आय आई है वो 14,000 करोड़ प्लस है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15,000 प्लस करोड़ इसके नंबर आते हुए दिख सकते हैं। रही बात मार्जिन वगैरह की, वो जैसे ही मेरे पास आएंगे वैसे मैं आपके पास वापस से आऊँगा। सनी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, फर्स्ट रिएक्शन नंबर्स पे, आपको नंबर स्लाइटली कमज़ोर लग रहे हैं? या थोड़े से अनुमान से थोड़े कमजोर नंबर लग रहे हैं, जैसा अगर मैं ब्रॉड लाइन नंबर देखता हूं तो। बट मुझे इसमें थोड़ा सा अंदर जाकर के दो चीज डेफिनेटली ट्रैक करनी होगी कि क्या वॉल्यूम ग्रोथ रही है कंपनी की, और दूसरी चीज क्या मार्जिन रहे, स्पेशली ऑन द डिटर्जेंट बिजनेस एंड जो पर्सनल प्रोडक्ट बिजनेस है, ये दो सेगमेंट में क्या मार्जिन रहे। तो ये एक बार ये नंबर आने के बाद हम लोग इसमें एक फॉर्म व्यू बना पाएंगे। अदरवाइज एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि, बट ओवरऑल इतना भी निगेटिव नंबर नहीं है कि स्टॉक यहाँ से कोई बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली मार्जिन गाइडेंस और आगे तो सनी एक मैं ना मार्जिन वाला पॉइंट आपको बता देता हूँ। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जाके बिल्कुल चेक करना, लेकिन आपको मैं मार्जिन की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। एक्चुअली मैं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 24% के मार्जिन आएंगे, मार्जिन आए 23.5% के, तो ज़्यादा मिस नहीं है, आधे % का मिस है। बट एफएमसीजी के लिए आधा % भी बहुत होता है। ये एक वैल्यू एडिशन में आपके लिए मार्जिन के लिए और कर देता हूँ। सर प्रॉफिटेबिलिटी जो अनुमान था ना 2600 प्लस करोड़ का, उससे कम है। 14,000 करोड़ रुपए की आय है, वहाँ से थोड़ा कम है। इसके अलावा जो एबिटा, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कहते हैं, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3600 प्लस करोड़ आएंगे, वो भी 3400 आए हैं। तो एबिट के फॉर्म में कामकाजी मुनाफा, आय और मार्जिन्स सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। आप अब कुछ और डीप डाइव करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल देख के बताइएगा सर। इसमें एक वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर है आपके सामने? नहीं, अभी मेरे पास वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, लेकिन जैसे आएगी मैं वो भी आपके लिए ऐड कर दूंगा। लेकिन जो मैंने 4 फेजेस आपको बताया अभी, एबिट, प्रॉफिट, रेवेन्यू और मार्जिन्स, इस फ्रंट पे तो आप इसको मार्क्स अच्छे नहीं देने जा रहे हैं ना सर? जी, माइनर डिसअपॉइंटमेंट है डेफिनेटली। जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है उससे माइनर डिसअपॉइंटमेंट है बेस्ड ऑन द ब्रॉड लाइन।
ओके ठीक है सर। एक मैं आपसे जैसे मेरे पास नंबर आ जाएंगे कि इसका होम केयर वगैरह के सेगमेंट कितने हैं, ब्यूटी पर्सनल केयर रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह कितनी है, तो एक बार मैं वापस से लौटूंगा। लेकिन आप मेरे को प्राइस के हिसाब से इस समय ये बता सकते हैं शेयर अभी जो चल रहा है 2470 रुपये के आसपास, इसमें कितना स्विंग आ सकता है ये पोस्ट नंबर्स? डेफिनेटली एक माइनर डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक हल्का सा डीप जैसे हम अभी देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में, बट मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में कुछ बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया रखता हूँ लुकिंग एट जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, जिसका पूरा बेनिफिट शायद ये क्वार्टर में नहीं दिख रहा है, मे बी अगले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एक बार मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो पूरा पिक्चर क्लियर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा डीप आएगा, स्टॉक में कोई करेक्शन आएगा। हालांकि अपसाइड के लिए डेफिनेटली एक मैनेजमेंट कमेंट्री का हमें वेट करना चाहिए, कितना अपसाइड है वो FY24 का आउटलुक सुन करके देन हम लोग आगे का व्यू बना सकते हैं। मीनवाइल मैं न्यूट्रल अप्रोच लेना चाहूंगा HUL में। ठीक है, अभी आपने वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में से चर्चा कर रहे थे, मेरे को जो मेरी टीम ने भेजा है वो ये है कि करीब 5% के आसपास की इस बार का वॉल्यूम ग्रोथ है डोमेस्टिक फ्रंट पे। हाँ, और मार्केट इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 से 6% के आसपास होगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ में कुछ आपको ठीक लग रहा है? 5 से 6 का ही अनुमान था एक्चुअली में। ये डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ की मैं बात बोल रहा हूँ कि करीब 5% है, हालांकि चैलेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है या तो जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब आप वॉल्यूम ग्रोथ से आप इसको करेक्शन का वो बोलिए सनी, आप बोलिए। ठीक है, एक जैसे अब मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाएगी तो हम थोड़ा और भी पता कर लेंगे, लेकिन मैंने 5 पैरामीटर्स पे इसको सामने रख देते हैं, आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आ जाएगा और इसको जरा फुल स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या खराब है क्या ठीक है मैं आपको बताता चलता हूँ। पहला है प्रॉफिट, वो आया 2550 करोड़ रुपए के आसपास का, मार्केट की उम्मीद थी कि 2600 करोड़ आएगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये उम्मीद से कमज़ोर नंबर है प्रॉफिट के टर्म्स पे, ये हमने लिख दिया आपके लिए बिलो। रेवेन्यू आया इसका करीब 14,000 प्लस करोड़ रुपए का, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 15,000 प्लस करोड़ आएगा, तो आपका रेवेन्यू भी बिलो हो गया। एबिटा आया है करीब 3500 प्लस करोड़ रुपए का, मार्केट की उम्मीद थी कि 3600 प्लस करोड़ रुपए आएगा, तो एबिट भी आपका नीचे हो गया। तो 3 फ्रंट पे, एबिट पे, प्रॉफिट पे, आय पे, ये नंबर्स ठीक नहीं। एक और पॉइंट है, आते हैं मार्जिन्स पे। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 24% के आसपास का मार्जिन आएगा, मार्जिन आया 23.5%। वॉल्यूम ग्रोथ की कितनी उम्मीद थी? वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद थी करीब 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी डोमेस्टिक भारत में। जो वॉल्यूम ग्रोथ इसकी आई है वो आई है 5%, तो इस फ्रंट पे वो ठीक है। हमने सनी से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये नंबर्स कैसे हैं, उन्होंने कहा हाँ ये स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग नंबर है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ वो ठीक मानते हैं। तो एक पॉजिटिव सामने, 4 नेगेटिव आपके खड़े हैं, एक पॉजिटिव खड़ा है सामने। फिर हमने उनसे ये पूछा कि क्या इस शेयर के अंदर आपको लग रहा है कि थोड़ा और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि अभी थोड़े मैनेजमेंट की कमेंट्री और आ जाए, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि कितनी इसके अंदर आ सकती है। आप सनी जरा हमारे साथ जुड़े हुए वापस से, एक पॉइंट मेरे को और उनसे पता करना है। सनी, ये रिजल्ट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉस्टिंग वाला प्रेशर है ये इसी नंबर्स के साथ है, या फिर अगले क्वार्टर के अंदर भी ये चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि अगले क्वार्टर में चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी रॉ मटेरियल में कोई प्राइस का कट होता है बिकॉज ऑफ करेक्शन इन क्रूड ऑयल प्राइस या जो भी उसके की इनपुट रॉ मटेरियल है, कभी कभी उसका पूरा बेनिफिट इमीडिएटली नहीं देखने मिलता है। तो इट मे हैपन कि मैनेजमेंट हमें ये कहे कि मे बी फर्स्ट क्वार्टर में जो कि 1Q FY24 है उसमें पूरा बेनिफिट लोअर रॉ मटेरियल प्राइस का देखने मिलेगा, और देन जो मार्जिन है रिलेटिवली बेटर हो जाएंगे Q-on-Q बेसिस पे 1Q में। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। हालांकि शेयर रिएक्शन इसलिए भी नहीं दे रहा आपको पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता ही है कि नंबर्स ठीक नहीं है, इसलिए बकायदा डेज लो पे आसपास अभी आके आपको HUL का शेयर ट्रेड करता दिख रहा है। एक बार जरा प्राइस भी लेके आइएगा, और जो नंबर है वो तो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख ही दिए हैं। तो कुल मिला के HUL के नंबर नेस्ले और टाटा कंज्यूमर्स के बाद और तीसरी बड़ी कंपनी थी FMCG, जिसके नंबर इस तरह से हैं। नेस्ले के नंबर्स सॉर्ट ऑफ इनलाइन थे, इसलिए ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आया नहीं, थोड़ा पहले चलाव भी हुआ था। टाटा कंज्यूमर्स नंबर से पहले चला हुआ था, नंबर्स ज़्यादा ख़राब नहीं थे। तीसरी बड़ी कंपनी HUL, नंबर्स ने स्लाइटली डिसअपॉइंट किया है।
अमूमन 4-5 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला वॉल्यूम ग्रोथ, दूसरा मार्जिन, तीसरा एबिट, प्रॉफिट, रेवेन्यू। ये पांचों चीज़ों पे नंबर एक्साइटेड नहीं है, ये चीज़ है, इसलिए मार्केट का रिएक्शन थोड़ा स्टीप है और करीब 2% के आसपास का कट लग चुका है। ये जब नंबर आया था करीब 1.25% टूटा हुआ था। एचयूएल ध्यान रखिए थोड़ा वेटेज रखता है इंडेक्स पर भी। अगर बड़ी कंपनीज के नंबर्स में कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत रहेगी तो मार्केट थोड़ी पनिशमेंट दे सकता है, जो भी एचयूएल को दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर। ये हमने नेस्ले और एचयूएल का कंपैरिजन भी आपके सामने रख दिया। ये पोस्ट नंबर्स के बाद का आज का सिर्फ ट्रेंड है। अगर आप एक काम कर सकते हैं, एचयूएल का टाटा कंज्यूमर्स के साथ भी डाल दीजिए। हालांकि इसका सीधा पीयर नेस्ले नहीं है, टाटा कंज्यूमर्स के साथ भी डालेंगे तो आपको थोड़ा और फर्क दिख जाएगा। लेकिन कुल मिला के सारी बात लबोलबाब यही है कि नंबर उतने ठीक नहीं दिख रहे एचयूएल के जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ जाने चाहिए। ये टाटा कंज्यूमर्स और एचयूएल का भी हमने व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। ये रिसेंटली है क्योंकि 2 दिन पहले टाटा कंज्यूमर्स के नंबर आए, इसलिए आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अब आपको एचयूएल ने एक डिप दिखाया है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो नीचे थी। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मेहमानों की कॉल्स, क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है इसलिए मेहमानों की कॉल्स बताना आपको ज़रूरी है, वो हम फटाफट से आपके सामने रखते हैं। अजीत सर के दोनों शेयर्स लेके आइए। पहले तो फेडरल और डीएलएफ, जरा स्टॉप लॉसेस टारगेट हम नोट कर लें। उसके बाद फिर प्रशांत सावंत का, सौरभ सिसोदिया का और साथ ही चंदन तापड़िया के कॉल्स भी हम आपके सामने लेके आएंगे। लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता आप कीजिए। ये डीएलएफ का नंबर और फेडरल बैंक का नंबर। अब प्रशांत सावंत के कॉल ट्रेड नोट कीजिए। आदित्य बिरला फैशन उनकी तरफ से बाय है और इससे पहले एक्सिस बैंक वाले, तो मैं ही नहीं देख पाया तो दर्शक कैसे देख पाएंगे। एक बार जरा वापस से इनकी पहले वाली कॉल आप दिखा दीजिए प्रशांत सावंत की, जो मई सीरीज के लिए वो दे रहे हैं। आदित्य बिरला तो उनका बाय कॉल है और उनका एक्सिस बैंक भी बाय कॉल है 930 रुपए के टारगेट के लिए। 874 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। लिख लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा अच्छा पता क्या होता है कि आप एक मोबाइल लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ठीक है। आपको सब चीज़ अपने पास रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। आप कल भी आके चेक कर सकते हैं, रात को 12 बजे बैठ के देख सकते हैं कि अच्छा किसने क्या कॉल दी, उसका स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, हम टारगेट के कितना करीब है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है, ठीक। खत्म हो जाएगा काम तो पक्का हो जाता है। दूसरा, अब सौरभ सिसोदिया की कॉल नोट कर लीजिए। टाटा मोटर्स है 510 के टारगेट के लिए और 470 का एक स्टॉप लॉस है। ये सौरभ सिसोदिया की कॉल्स हैं। इसके अलावा जो दूसरी कॉल्स उनकी हैं वो जरा लेके आइए। वो है बजाज फाइनेंस, 6400 का टारगेट है। आज ही एक रिपोर्ट आई जो 9000 का टारगेट भी बोल रही है। आज 2.5% शेयर ऊपर है, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है। 6100 रुपये का स्टॉप लॉस है इनकी तरफ से। चंदन तापड़िया के कॉल्स आप नोट कर लीजिए। कमिंस इंडिया उनकी तरफ से दिया गया है, 1700 का टारगेट है, 1520 का स्टॉप लॉस है। कमिंस इंडिया और सीमेंस दोनों भाई हैं। पहले सीमेंस चलता है, कमिंस चलता है, लेकिन जब भी चलता है समझ लीजिएगा दूसरा शेयर भी चलने के लिए तैयार हो रहा है। आप चेक कर लीजिएगा, ये पुराना मार्केट का तरीका है देखने समझने का। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक अभी चल रहा है 915 पे, थोड़ा धीरे धीरे करके चलेगा, बैंकिंग का बड़ा प्लेयर है। 965 रुपये का टारगेट और 888 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये सारी की सारी कॉल्स हम बड़ी स्क्रीन पे भी आपके पास लेके आ रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब में भी वगैरह में भी देख सकते हैं, लेकिन हमने सभी के सभी एक्सपर्ट से जो कॉल ली है या अगली सीरीज़ के यानी कि मई सीरीज़ के लिए कुछ बेहतरीन सौदे हमने आपके लिए नोट करवा लिए हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि एचयूएल के नंबर्स भी आ गए और ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मई सीरीज़ के अंदर कौन से सौदे लिए जा सकते हैं। जो आपने बताया बहुत ही शानदार है, एक बैंक और दूसरा रियल एस्टेट का एक शेयर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।